नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे आज की सर्वाधिक चर्चित सुर्खियों पर। थोड़ा सा हम शुरू करते हैं आज पुनः सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी और अधीर रंजन चौधरी की बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो हर तरह से आपत्तिजनक तो है ही है, राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक भी थे। लेकिन इसे लेकर जिस प्रकार से बवाल खड़ा हुआ संसद के अंदर और संसद के बाहर, और इसको जो तूल दिया गया वह भी अवांछित मानी जाएगी। ध्यान रहे, अधीर रंजन चौधरी एक गैर हिंदी भाषी बंगाली सज्जन है। उनको हिंदी भाषा का ज्ञान उतना नहीं। उन्होंने कहा भी इस बात को। उन्होंने राष्ट्रपति के लिए, जब राष्ट्रपति तारीख महिला महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ने पदभार ग्रहण किया तो कुछ बातें बोली। इसी में वो चूक गलती कर गए। इसके लिए अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने कहा भी कि मुझे भाषा ज्ञान नहीं था, मैं बंगला भाषी हूँ, मुझसे चूक हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से भी माफ़ी मांगने के लिए समय की मांग की है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात को तूल देने की जगह वहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए था? लेकिन हर बात पर कांग्रेस को पकड़ उस पर आक्रमण करने के लिए व्यग्र स्मृति ईरानी जैसी भाजपा की नेता भला ऐसा मौका क्यों गंवाती? उन्होंने सीधे सीधे अधीर रंजन चौधरी पर ही नहीं, सोनिया गांधी पर आक्रमण किया। सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग की, जब सोनिया गांधी इस पूरे पिक्चर में कहीं नहीं थी। और संसद में क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए जिस हाव भाव और चीख चिल्लाहट के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने माफ़ी मांगने की बार बार मांग की, वहां पर पीठासीन अधिकारी से चूक हुई। उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्हें रोकना चाहिए था। देश में सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी बातें कोई विपक्ष करता तो क्या करते? इन दिनों सिलसिला चला हुआ है, हर दिन सांसद निलंबित हो रहे हैं। निश्चय ही अगर विपक्ष की ओर से ऐसी तेज कर्कश आवाज में बातें उठाई जाती तो उसे निलंबित कर दिया था। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा तो यह मानना है कि जिस राष्ट्रपति को अपमान की बात की जा रही है, अधीर रंजन चौधरी के शब्दों से उतना अपमान नहीं हुआ, चूंकि वो मामला दब जाता है, जितना इसे तूल देकर स्वयं भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष कर रहा है, उससे ज़्यादा अपमान राष्ट्रपति को हो रहा है। क्योंकि यह बात अब गांव-गांव में पहुंच गई जो नहीं पहुंचना चाहिए था। और लोग अब पूरा जानकारी दे दूं कि लोग चटकारे लेकर के, आलोचना अपनी चटकारे लेकर इसकी चर्चा करने लगे हैं। पूरे मामले को मोड़ दिया गया और इसकी जिम्मेदारी और इसके दोषी अगर है तो सत्ता पक्ष है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, केंद्रीय सत्ता में है, महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े मुद्दों पर संसद में तो चर्चा से कतरा जाती है, जिस पर हंगामा होता है, सांसद निलंबित कहते हैं, वहीं एक गैर जरूरी बात को लेकर पूरी संसद में हंगामा किया गया। इससे आप क्या समझते हैं? आम जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है? आपने सही बताया विनोद जी। मैं 2-3 पहलुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। एक तो ये बात सही है कि माननीय विरोधी पक्ष नेता अधीर रंजन, वो चूँकि वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद हिंदी का प्रॉब्लम है, सही उच्चारण या सही शब्दों का उनको पकड़ नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। उनके मुँह से ये इनएडवर्टेंटली जिसको कहा जाता है गलती से निकल गया। उसके पीछे कोई उनकी भावना नहीं है। और राष्ट्रपति को अपमानित करने का, ये उनके बारे में कुछ अपशब्द कहने का कोई साहस नहीं करेगा। ये तो हम लोग तो कॉमन आदमी हैं, हम लोग सामान्य जन है, मगर लोकसभा में जो पद पर है वो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उनके मुख से निकल गया और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मगर इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तूल दिया
जैसे आपने सही बताया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको तूल देकर जो बात वहीं ख़त्म हो सकती थी उसको सारे देश में पहुंचा दिया। जो पहले वो मेरा ये है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष जो उस समय थे, माननीय अध्यक्ष, उन्होंने ये जो शब्द है अगर इनअप्रोप्रिएट है, इनडेसेंट है, तो इसमें प्रोविज़न है, इसको संसद की कार्रवाई से निकाला जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सपंग करते हैं। वो अगर कार्रवाई से निकाल देते हैं और तुरंत मीडिया को, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक और सब जगह निर्देश देते कि ये छपना नहीं चाहिए, ये इसका प्रसारण पर रोक लगा देते। तो क्या होता है कि आज सारे अखबारों में हेडलाइन जो है वो राष्ट्रपत्नी वगैरह ऐसे छपा है। मुझे क्षमा करना, ये शब्द वापरना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये शब्द आज छपे हैं, आज गांव में पहुंच गया। गांव में ये इसको रोका जा सकता था कल, ये जो डैमेज हुआ है इसको कल रोका जा सकता था, जो नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य मुद्दों से अपना पर जो है वो दूर जाना चाहती है। महंगाई का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे के ऊपर वो अपनी बात ही नहीं करना चाहती है, और धड़ल्ले से रोज सांसद जो है उनको निलंबन किया जा रहा है। अभी 20-25 से ज़्यादा हो गए और लोग वहाँ धरना दे रहे हैं, विपक्ष के लोग। और ऐसे में स्मृति ईरानी जो खुद एक कटघरे में है अभी, जिनकी बेटी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो गोवा में एक बार रेस्टोरेंट चलाती है जहाँ पर बीफ और पोर्क सर्व किया जाता है, बार है, उसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है और धमकी दी है कांग्रेस के लोगों को कि आपको हम मानहानि का दावा करेंगे। वो इससे बचने के लिए, शायद उनको एक कवर अप करने के लिए उन्होंने कल ये पैंतरा लिया, और बहुत फ्यूरियस थी वो कल, बहुत एग्रेसिव थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कल जो लोगों ने देखा वो किसी को भी पसंद नहीं आया। और वो उनका जो ज़्यादातर गुस्सा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी से, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको स्पष्ट किया कि अधीर रंजन जी ने इसके ऊपर ऑलरेडी माफ़ी मांगी है और आप मुझे क्यों ड्रैग कर, मेरा नाम क्यों खींच रहे हो उसमें, मैंने तो कोई कहा नहीं उनको इस तरह से। मगर स्मृति ईरानी जो है अपने पैतरे में वो पूरा उन्होंने कल ये भड़ास निकालने की कोशिश की और उसका सोनिया जी ने एप्रोप्रिएट जवाब दिया। सोनिया ने सिर्फ दो बातें कही, और जैसे कहा जाता है 100 सुनार की और एक लोहार की। कल सोनिया जी ने से जब वो बात कर रही थी, सोनिया जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सदस्य रमा देवी के साथ, तो ये स्मृति ईरानी जी बीच में आ गई और कुछ इंटरप्ट करने लगी, उनके बीच में अड़ंगा डालने लगी। सोनिया ने उनसे कह दिया, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। तो ये एक तरह से उनको समझ जाना चाहिए कि हर जगह आप एग्रेसिव होकर, हर जगह आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आप संसद में, ये प्रतिष्ठा की जगह है, गरिमा की जगह है, ये आपको लोगों ने चुन के दिया है, वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे बिहेवियर से आप लोगों को, अपनी बातों से, अपने काम से आप लोगों को संतुष्ट कीजिए, प्रभावित कीजिए। मगर इस तरह संसद का आप इसका उपयोग कर रहे हैं अपनी निजी भड़ास निकालने के लिए, ये बहुत गलत है। तो ये 2-3 बातें कल जो ठीक नहीं लगी वो भी हम लोगों ने जिक्र किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कल डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं वो रोकने की कोशिश नहीं की। और ये आज सारे अखबारों में स्पीकर ने भी, और बहुत सारे लोग थे कल सदन में, बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और ये कल अगर रोक सकते तो अच्छा था। आज सारे अखबारों में फिर से एक बार एक महिला राष्ट्रपति, जो आदिवासी महिला है, जो एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है, उनके बारे में सरकार ने थोड़ा एक सीरियस होना चाहिए था और एक गंभीर उसको रूप से देखना चाहिए था, गंभीरता से लेना चाहिए था इस सारे मसले को, जो कल नहीं किया है। बिल्कुल, थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत थी, जो सरकार सेंसिटिव नहीं थी कल। बिल्कुल, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं, बात का बतंगड़ बना करके स्वयं राष्ट्रपति का अपमान किया है। ध्यान रखें, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता जो स्थिति अभी पैदा हुई है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भाजपा है, उसका आचरण है वो अपने सदस्यों, अपने मंत्रियों को नियंत्रित करे। अन्यथा जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों से आप शासन चला रहे हैं, जनता का समर्थन आपको प्राप्त है, जनता ने आपको निर्वाचित करके भेजा है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने निर्णय पर
दोबारा पुनर्विचार करने के लिए विवश हो जाए। तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। एक और विषय जो चर्चित है कि अब 1 महीने हो गए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं। इस पर बहुत चर्चा चल रही है। कुछ वो अदालत में लंबित मामलों का हवाला दिया गया, उसके कारण विलंब भी है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि शिंदे गुट में भारी असंतोष है। उनके जो 50 विधायक हैं, जिसमें 40 जो शिवसेना से तोड़ करके ले गए हैं, वे सभी के सभी मंत्री बनना चाहते हैं और ये संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक हैं, उनकी संख्या ज़्यादा मंत्रिमंडल में रहेगी और नियमानुसार अभी जो संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो कुल 43 मंत्री ही बन सकते हैं। 43 सिर्फ यही, उसे बंटवारा होगा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच। तो यह संभव ही नहीं कि सभी को मंत्री बनाया जाए, लेकिन सभी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो सामने है। यह लेकर के शिंदे खुद परेशान है, शिंदे गुट परेशान है और ये असंतोष की बातें अब धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में राव साहब बताएं, क्या आपको लगता है जो आशंका पहले प्रकट की गई थी कि क्या यह एकनाथ शिंदे नेतृत्व की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखिए, जिस दिन से ये सरकार बनी है, 30 जून को जब से शपथ लिया है, तब से ये चर्चा है और ये चर्चा का कोई अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको ये अधिकार है इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर अपनी आकांक्षा और जो भी है व्यक्त करें। मगर अभी फ़िलहाल जो है, आपने जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात किया है, बात सही है कि सभी दावेदार है, मगर उसका एक प्रोपोर्शन है जो जैसा आपने बताया 43 में जिसकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से बनेंगे। और एक शिंदे साहब के पास, एक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास अगर 40 संख्या है उनकी, उसी के हिसाब से होगा ना। 40 के 40 को तो मंत्री नहीं बना सकते, एक प्रोपोर्शन में होगा। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि उनके पास 106 सदस्य ऑलरेडी है और बाकी जो उनको समर्थित पार्टियां हैं वो भी, उनका भी ख्याल रखा जाएगा, कुछ इंडिपेंडेंट का भी ख्याल रखा जाएगा, कुछ छोटी पार्टियां उनका भी ख्याल रखा जाता है। ये सब लोगों को एडजस्ट करने के बाद ये 43 के अंदर ये जो फ्रेम है, इसके अंदर ये पूरी सर्कस ये होगी, इसके अंदर ही बिठाना होगा, कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। रहा सवाल आपने जो बताया है कि शिंदे ग्रुप में सभी लोग दावेदार है, बात सही है, ये कुछ बुरा भी नहीं है। हर आदमी को लगता है कि हमने त्याग दिया है, हमने माननीय उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है, उनसे विदाई ले ली है और अभी हम आपके साथ में, तो हमको क्या मिला, रिवार्ड जिसको हम कहते हैं, हम मांगेंगे। मगर इसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं, बहुत सारे महामंडल होते हैं, बहुत सारे कमिटियां होती है जो यहाँ पर जो लोगों को नियुक्त किया जाता है, जहाँ राज्य मंत्री का दर्जा होता है। तो कुछ राज्य मंत्री, कुछ वहाँ भी शिंदे के जो साथी है एकनाथ शिंदे साहब के, वो कुछ वहाँ पर भी एडजस्ट हो जाएंगे और कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के जो उस लायक है, जो मंत्री बनने के में जहाँ उनका नंबर नहीं लगता है, शायद उनको, ऐसे लोगों को वहाँ भी एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि 2-2.5 साल में माननीय उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार थी, उसमें ये नियुक्तियाँ जो थी, महामंडल और कमेटियाँ जो होती है सरकार की अधीनस्थ, वहाँ पर ये सब रुक गई थी। तो ये अभी इसका एक नया सिलसिला होगा, क्योंकि 2-2.5 साल का समय है, अभी काफ़ी समय बाकी है, अभी 2.5 साल लेने काफ़ी होता है। तो सब लोगों को पूरा 5 साल का मौका नहीं होगा उनकी किस्मत में, मगर 2.5 साल वो लोग इसमें निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और रहा सवाल कितने दिन सरकार चलेंगी, ये तो ऊपर वाले को मालूम नहीं है ये कितने दिन चलेगी, मगर फिलहाल चल रही है। और इस बीच में माननीय एकनाथ शिंदे कल गुप्त रूप से, यानी मीडिया में नहीं आया इसलिए गुप्त कहा जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं, कल वो दिल्ली गए थे और कहा जाता है कि उन्होंने रात को 1:30 बजे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह से मुलाकात की। एक कैबिनेट एक्सपेंशन के सिलसिले में ही है चर्चा, और कोई दूसरी चर्चा नहीं है, क्योंकि उनको अभी फिर से 1 तारीख को शायद इंतज़ार करना होगा, सोमवार को, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा।
इस समय ये जो विवाद जो चल रहा है, ये सिर्फ मंत्री बनने का ही नहीं है, विभागों के बंटवारे को लेकर के भी है। जो महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे फाइनेंस हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, यह सब जो है डिपार्टमेंट, इसको लेकर के भी उद्योग हो गया, ये सब जो है कि आपस में खींचतान उस पर भी है कि कौन सा विभाग किसके कोटे में जाए। इस पर भी विवाद की खबरें आज एक अखबार, अंग्रेजी अखबार में प्रमुखता से छपी है कि यह लेकर के भी आपस में टकराव चल रहा है कि ये शिंदे गुट के खेमे में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। इससे यह तो संकेत यही मिल रहा है कि यह जो आपस में टकराव व विवाद का सिलसिला है, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी थमने वाला नहीं है, बल्कि उससे वृद्धि होगी। क्या है कि जो मंत्री नहीं बनेंगे, सभी तो बनेंगे नहीं, और विभागों के बंटवारे में भी जो असंतोष पैदा होगा, यह लेकर के भी शायद कुछ ऐसा असंतोष का वातावरण पैदा करें जो इनके अस्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। बराबर है। एक बार माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, यहाँ के सांसद माननीय नितिन जी गडकरी ने एक भाषण में मजाकिया तौर पर कहा, यह असंतोष कभी ख़त्म नहीं होता है। जो विधायक है वो बोलते हैं मुझे मंत्री बनाया जाए, जो मंत्री है वो सोचते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। अभी पहली लड़ाई है कैबिनेट में जाने की। अगर आप उस लायक है तो आपको कैबिनेट दर्जा मिलेगा, उससे आप कम है तो आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। फिर आपकी योग्यता, आपका अनुभव, ये सब काउंट करता है आपको कौन सा विभाग दिया जाए। अगर किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया है, वित्त मंत्रालय दिया है, और उसको वित्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो तो पूरा काम चौपट हो जाएगा। इसलिए आपकी योग्यता, आपका अनुभव, आपका कितने साल से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नहीं रहता है, मगर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको सहकारिता के बारे में मालूम है क्या, आपको अर्बन डेवलपमेंट के बारे में मालूम है क्या, आपको एनर्जी के बारे में मालूम है क्या, ये सब आपकी जानकारी अगर है, ये उसका रिकॉर्ड रहता है पूरा। सरकार में जो लोग रहते हैं, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनको मालूम है ये सब जानकारी कि कौन व्यक्ति कौन सी जगह में फिट हो सकता है। इसी तरह माननीय एकनाथ शिंदे साहब को मालूम है कि मेरा कौन सा साथी जो है किस पद के लायक है और कौन उस पद के लायक नहीं है, ये भी उनको मालूम है। तो ये तो चर्चा होने वाली है, अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा हमारे को। नहीं, लेकिन ये विवाद चल रहा है, आश्चर्य इस बात का लेकर को, जैसे आपने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस जैसे अनुभवी वहाँ नेता मौजूद हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी अनेक अच्छे विचारक मौजूद हैं, अच्छे विश्लेषक मौजूद हैं। बावजूद इसके इस तरह के मुद्दे उठा करके आखिर वो क्या हासिल करेंगे। अब देखिए, इसी मुद्दे में लेकर जो हुआ है स्मृति ईरानी का और अधीर रंजन का, खबर ये आ रही है आज कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। मतलब ये मामले को समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं। जिस तूल देने की बात आपने कही, जहाँ तक तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे करके राष्ट्रपति की गरिमा को सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए था, उसकी जगह से तूल दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अच्छे एक से एक विचारकों की मौजूदगी के बावजूद इस तरह से हास्यास्पद निर्णय भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है, जो अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनका ये काम है, उनका ये रोल है, कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहती अपने विरोधी पक्ष को या विरोधी पक्ष के नेताओं को नीचा दिखाने की, या उनको अड़चन में डालने की, या उनको कॉर्नर करने की। जो भी हथियार जो है, जो उनके पास है, जो भी कानूनी हथियार उनके पास है, प्रोविजंस जो है, उसको पूरा उपयोग करना चाहती है। और अभी ये कल की जो घटना है, उसके ऊपर ऐसा भी हो सकता था कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, शायद स्पीकर थे माननीय ओम बिरला जी, वो एक मीटिंग बुलाते और सब पार्टी के लोगों से बातचीत करते कि ये कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ संसद में, इस तरह की संसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, आप लोग थोड़ा अपना
शिष्टाचार का पालन करें, आप लोग अपने आचरण में थोड़ा नरमी बरतें। और ये पूरे देश को और विदेश में जो मैसेज जा रहा है वो गलत है। ऐसा कुछ हो सकता था मगर ये हुआ नहीं है। और अभी आपने जो इस बात का उल्लेख किया, माँ अभियोग जो लगा रहे हैं, ये तो कोशिश जो करेंगे वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को और जो अभी फ़िलहाल प्रतिपक्ष के नेता है अधीर रंजन जी, उनको इस तरह से कॉर्नर किया जाए। उनको कॉर्नर करेंगे, नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा। ये तो उनको मालूम ही है कि शायद कांग्रेस पार्टी अपने घुटने टेके आपके सामने कि भाई जाने दीजिए उनको। मगर ये तो अभी ये तो लंबी लड़ाई है, ये एकदम से तो नहीं होने वाली है। नहीं, इसी सिलसिले में बात संसद की ही अभी हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे थे कि लोकसभा राज्यसभा से कई सांसदों को निलंबित किया गया। यह सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। फिर कल 3 सांसदों को निलंबित किया गया राज्यसभा से। तो यह जो बार बार करें कि आखिर जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, संसद का मंच जनता की बातों को उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और वो सांसद वहाँ पर जो गंभीर रूप से अभी जनता प्रति प्रभावित है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इस मुद्दे पर सांसद बातों को उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठा पा रहे हैं। सत्ता पक्षों से अड़चन पैदा की जा रही है, उनको अनुमति नहीं मिल रही है। वाजिब है, इस पर हंगामा होता है आज नहीं, जब से संसद का निर्माण हुआ तब से होता है। लेकिन ऐसे में यह निलंबन का सिलसिला आखिर क्यों जारी है? जैसा आपने पिछले दिनों बताया था, अगर ऐसी कोई बातें होती है तो ये पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है, दायित्व है कि हाउस को उस समय अस्थायी रूप से स्थगित कर कुछ समय के लिए आप विपक्ष के नेताओं को अपने कक्ष में बुला के चर्चा करो, मुद्दों पर बातचीत करके उसका अनुरोध करके उन्हें तैयार कराया कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन यह नहीं करके पीठासीन अधिकारी सीधे सीधे निलंबन का आदेश जारी कर देते हैं। क्या नहीं लगता है यह जो हमारे जो लोकतांत्रिक स्वरूप है भारत का, संविधान प्रदत्त जो अधिकार सांसदों को मिले हैं, उनका हनन हो रहा है? बिल्कुल इसका हनन हो रहा है, क्योंकि ये संसद का पूरा जो ढांचा है, ये लोक प्रतिनिधि हम लोग जिनको चुनकर भेजते हैं, वो अपने विभाग के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या लेकर, देश की समस्या लेकर उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। और ये विरोधी पक्ष की ये अधिकार है, उनका प्रिविलेज है कि वो ऐसी बातों को उठाए, क्योंकि और उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के लोग हमेशा, मंत्री जो है हमेशा उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मगर ऐसा नहीं होकर सिर्फ एक नोक झोंक का स्वरूप हो गया है, तू मैं तक आ गई है इसमें। और अब जो संसद है वो अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं या कभी कुछ ऐसा हो रहा है, और इस सब से निपटने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सीधा उनको सस्पेंड कर रहे हैं, कार्रवाई से निकाल दे रहे हैं। और फिर वो लोग बाहर वहाँ 50-50 घंटे महात्मा गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। ये कोई हमारे लिए हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं दिख रही। डेमोक्रेसी तो है, मगर हेल्दी डेमोक्रेसी के चिन्ह मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो साफ ये लबो-लुबाब यह कि चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति या अन्य पीठासीन अधिकारी जो उस समय प्रिजाइड कर रहे हो, वो अपने दायित्व में विफल दिख रहे हैं। वे अपने दायित्व का निर्वाह करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। नतीजतन इस तरह से दृश्य, हंगामे का दृश्य दोनों सदनों में उठ रहा है और परिणति के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पीठासीन अधिकारी सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। जबकि अगर वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से सुचारू पूर्वक निर्वाह करते तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था और तब लोकतंत्र के भविष्य पर जो सवालिया निशान हम लगा रहे हैं या देश की में चर्चा हो रही है, वैसी स्थिति पैदा नहीं होती। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे प्रेस क्लब में नई सुर्खियों पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।